गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का जो आगे बचा हुआ था प्रॉपर्टीज वाला कुछ क्वेश्चन सब और बेसिक क्वेश्चन। मतलब डिटर्मिनेंट का शुरुआत से अभी हम क्या क्या बताए थे। अभी तो थ्योरी पार्ट बताए थे, डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे होता है ये बताए थे, और उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी सब लिखवाए थे। आज उस पर क्वेश्चन सब देखेंगे सारा का सारा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.1 केसी सिन्हा का है। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि सारा क्वेश्चन करवाएंगे केसी सिन्हा से। जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, सारा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो बच जाएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया सीबीएसई का, कंपटीशन का, वो सब भी इसके बाद सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हम केसी सिन्हा कर लेते हैं ना, तो हमको बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। जैसे ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, उसका निकालना है डिटर्मिनेंट वैल्यू, है ना। अंदर वाला जो फॉर्म होता है वो मैट्रिक्स फॉर्म होता है, और उसका निकालना है मॉड जैसा फॉर्म। तो मॉड का मतलब क्या बताए थे, मॉड एक्चुअली में है नहीं, वो डिटर्मिनेंट वैल्यू है। तो 2x2 को कैसे सॉल्व करते हैं बताए थे ना फर्स्ट क्लास में। पहले इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, फिर बीच में देंगे माइनस का साइन, फिर इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -10। ठीक है, 21 माइनस 10 कितना हो गया, 21 + 10 31। तो 2x2 सॉल्व करना तो बहुत आसान है। सीधा पहले इसे मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस करो, फिर इसे मल्टीप्लाई करो, तो लिख दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको भी वैसे ही काम करना है। तो शुरुआत में तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन सब दिया हुआ है, इसको सॉल्व किया जाए। इसको भी वही काम करो, इसे मल्टीप्लाई करो। x² - x + 1 इंटू x + 1, इसे इसमें कर दिए मल्टीप्लाई, फिर इधर से इधर करना है मल्टीप्लाई। x + 1 इंटू x - 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। अब चलो, अगर हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे x² से x में, फिर x² से 1 में, फिर -x इंटू x करेंगे, -x से 1 में करेंगे, बारी बारी से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला पे दिया हुआ है ना। ये कौन सा फॉर्मूला है, आ रहा है समझ में, ध्यान देना। ये फॉर्मूला है a + b इंटू a² - ab + b², जिसका वैल्यू होता है a³ + b³। क्लास 9th 10th में भी हम लोग पढ़े थे ये सब फॉर्मूला सब, उसी फॉर्मूला पे ये बेस्ट क्वेश्चन है। देख लो, a + b इंटू a² - ab + b², a³ + b³ होता है। तो जो 9th 10th का फॉर्मूला है ना बेसिक अलजेब्रा का, वो सारा का सारा याद करना ही है। वो क्लास 11th, क्लास 12th, इंटीग्रेशन अभी आएगा क्लास 12th में, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, और भी बहुत सारा चैप्टर आएगा, उसमें काम देगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर ये सब याद नहीं है, क्लास 10th वाला फॉर्मूला जो भी था 8 9 10 में जो हम लोग पढ़े थे ना, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a³ + b³, जो भी है सारा फॉर्मूला कॉपी में लिख लेना है और इसको याद करते जाना है। तो जो भी पढ़ा रहे हैं उसको करते जाना है, ये नहीं कि अब बाद में कर लेंगे याद, बाद में करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एग्जाम से पहले ही शुरुआत से ही पूरा बेसिक फार्मूला एक एक याद करो। ये हल्का फुल्का काम नहीं देने वाला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम देगा। ठीक है, इसको आराम से लिख लेना है और पहले याद कर लेना है, ये सब का भी यूज पड़ेगा आगे। अभी जो बताए थे उसमें देखो तो कहाँ पे फॉर्मूला था ये जो हम अभी बताए थे, यही था ना, a + b इंटू a² - ab + b², a³ + b³। तो दो फॉर्मूला होता है, एक होता है a + b का होल क्यूब -3ab इंटू a + b, और a + b दोनों में से कॉमन लेंगे तो यही बचेगा। मतलब ये याद करो, ये याद करो, a³ + b³ = दोनों फॉर्मूला होता है। ऐसे ही सारा लिखा हुआ है 9th 10th में जो भी हम लोग अलजेब्रा में पढ़े थे फॉर्मूला सब, वो सारा बेसिक अलजेब्रा का फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसको याद कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे थोड़ा जल्दी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे, तो यहाँ देखो ये हो गया ना, a + b a² - ab x इंटू 1 + b² 1²। इसको क्या हो जाएगा इस फॉर्म पे, a³ + b³, a³ + b³, वही था ना, a + b a² - ab + b। अब ये कौन सा फॉर्मूला है देखो तो, ये है ना a + b इंटू a - b। क्या होता है a + b इंटू a - b, a² - b²। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला हो गया, और इसका हो गया a² - b²। x³ - x² यहाँ बचेगा,
पहले हम वेरिएबल का फॉर्म लिख दें, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ +1 है, 1 का क्यूब 1, माइनस माइनस यहाँ भी +1, तो +1 और यहाँ भी +1 आएगा, 1 + 1 बाद में 2 हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब देख रहे हो, एकदम बेसिक क्वेश्चन सब है। जो भी फॉर्मूला है उसको याद कर जाना है, पूरा लिख लेना है पहले अच्छे से और फिर याद कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वही चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये भी चल रहा है। मान लो ये 7वां क्वेश्चन, जो थोड़ा भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा भी डाउटफुल है, वही सब हम बता रहे हैं। हाँ, इसमें मल्टीप्लाई करो तो फिर से वही काम करो, a + IB इंटू a - IB माइनस, इससे इसमें कर दिए मल्टीप्लाई, माइनस फिर इससे इसमें करेंगे। इसको एक काम करें, ऐसा लिख दें, इसको लिख देते हैं ID + C और इसको लिख देते हैं ID - C। प्लस वाला फॉर्म पहले लिखने में थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, बनाने में आसान होता है। तो इतना मल्टीप्लाई इतना हम लिखे हैं, अभी लिखे हैं, इतना मल्टीप्लाई इतना ये यहाँ पे लिखे हैं, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर ID + C इंटू ID - C, है ना, ID + C इंटू ID - अब बताओ तो a + b इंटू a - b का फॉर्म का मतलब क्या होता है, a² माइनस सेकेंड वाला का स्क्वायर, है ना, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे भी a + b इंटू a - b वाला फॉर्म है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। और ये i एक्चुअली में i नहीं, आयोटा है। क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर में i का वैल्यू कितना होता है। i का वैल्यू, आयोटा का वैल्यू √(-1) होता है। तो i का स्क्वायर कितना पढ़े थे, i स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है, -1 आता है ना, ये हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे देखो तो ये हो गया a², i का स्क्वायर हो गया -1, स्क्वायर लगा हुआ है तो i² -1, अब b का स्क्वायर b², ये -b² हो जाएगा ना, i का स्क्वायर -1 इंटू b², और यहाँ i का स्क्वायर भी माइनस हो जाएगा इंटू d² -c²। तो कितना आ गया आंसर, माइनस माइनस प्लस b², माइनस माइनस प्लस d² माइनस प्लस c²। तो ये आंसर आ गया a² + b² + c² + d²। ठीक है, तो क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर हल्का फुल्का हर चैप्टर का, है ना, प्रॉपर्टी सब यहाँ पे यूज पड़ता है क्लास 12th में। तो क्लास 11th का भी बेसिक सब कम से कम मालूम होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब देखो यहाँ पे ये प्रूफ करना है, ये प्रॉपर्टी में हम बता चुके हैं, ये फॉर्म फिर से बता रहे हैं, ध्यान देना। हमको प्रूफ करना है इतना बराबर इतना। तो हम बताए थे ना कि अंदर जो फॉर्म लिखा रहता है वो तो बाहर से लगा हुआ है डिटर्मिनेंट फॉर्म, अंदर में तो मैट्रिक्स फॉर्म है। तो अंदर में जो 3a है इसका क्या मतलब है, पहले हमको 3a का मतलब बता दो। 3 × मैट्रिक्स a लिखा हुआ है ना, और उसके बाद बाहर से उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। तो पहले 3a सॉल्व करो, तो 3 से a में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जब अंदर जाएगा तो होगा ना 2 × 3 6। हम 6 नहीं लिख रहे हैं, बस मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि हमको समझाने में आसानी हो। ध्यान देना, ये 3 × 2, 3 × 4, चाहे 4 × 3। 3 यहाँ जाएगा तो -5 × 3 और यहाँ -1 × 3। ठीक है, क्योंकि अभी मैट्रिक्स फॉर्म है, और मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई एलिमेंट अंदर जाता है मल्टीप्लाई होने के लिए तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो 3 अंदर गया तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब हमको 3a का निकालना है डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो अंदर में जो 3a था वो तो मैट्रिक्स फॉर्म था, ये तो यही फॉर्म था, 2 × 3, 4 × 3, -5 × 3 और -1 × 3, और इसका निकालना था दिस फॉर्म, मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू। ठीक है, और हमको प्रूफ करना था इतना इक्वल टू इतना, यही क्वेश्चन था, है ना। तो इसको हम इसलिए बताए हैं क्योंकि अंदर में जो फॉर्म होता है वो होता है मैट्रिक्स फॉर्म। तो अंदर में अगर 3 से a में मल्टीप्लाई हुआ तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हुआ, और मैट्रिक्स में जब भी मल्टीप्लाई होता है 3 से, चाहे कोई भी एलिमेंट से, तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। 3 × 2, 3 × 4, 3 × -5, 3 × अब उसका निकालना है डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो अब यहाँ पे अब तुम लोग को समझना है जो प्रॉपर्टी में बताए थे। अब यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में अब तो बन गया ये,
और डिटर्मिनांट में अगर कुछ भी कॉमन लेते हैं तो किसी एक लाइन से एक बार कॉमन आता है। तो इस एक लाइन से चाहे रो वाइज जाओ चाहे कॉलम वाइज जाओ, रो वाइज में अगर 3 कॉमन लेंगे तो एक 3 बाहर निकलेगा, ऊपर बच जाएगा 2 और 4। नीचे से फिर से 3 कॉमन लेंगे, डिटर्मिनांट में सेपरेटली लाइन में से कॉमन लेते हैं, तो इसमें से 3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा -5 माइनस। और इसको ध्यान से देखो, इसी का डिटर्मिनांट वैल्यू है ना, ये हुआ कि नहीं 3 × 3 9 और दिस फॉर्म, मतलब इसका डिटर्मिनांट वैल्यू, मतलब ए का डिटर्मिनांट वैल्यू है ना, तो डायरेक्ट आ गया आंसर 9 × डिटर्मिनांट वैल्यू। इसको याद रखना, जितना लाइन होगा ना उतना 3 बाहर निकलेगा। हम बता भी चुके हैं k × a, प्रॉपर्टी में डायरेक्ट भी लिखवाए हुए हैं। a का ऑर्डर मान लो अगर 3/3 होता है तो k का पावर 3 बाहर निकल जाता है। मान लो कि a का ऑर्डर 3/3 होता है तो k 3 बार बाहर निकल जाता है, क्योंकि यहाँ 3 लाइन बनता है, 3 रो और 3 कॉलम। तो यहाँ पे k तीनों लाइन में मल्टीप्लाई होता है और डिटर्मिनांट में से k 3 बार बाहर निकलता है। अगर a का n ऑर्डर है, मतलब n/n है, 4/4 5/5 जो भी हो, देखिएगा कितना पावर बाहर निकलेगा, जितना लाइन होगा उतने बार k बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टी से। यहाँ एलिमेंट क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2, इसीलिए यहाँ 3 का पावर 2 बाहर निकलेगा, चाहे वैल्यूज यहाँ पे जो भी आए उससे मतलब नहीं है ना। तो ये सीधा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो सीधे कहते क्या कि k अगर बाहर निकालते हैं, मतलब 3 को बाहर निकालते हैं तो a का ऑर्डर 2/2 है, इसलिए 3 का पावर 2 ही बाहर निकलेगा। इसका ऑर्डर अगर 4 होता 4/4 तो 3 का पावर 4 बाहर निकलता। अभी 2/2 ऑर्डर है तो 3 का पावर 2 बाहर निकलेगा, मतलब 9 बाहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब माइनर्स और कोफैक्टर्स बताए थे, पहले ये बताओ यहाँ एलिमेंट A12 कौन सा है। A12 का मतलब क्या हुआ, ऐसा एलिमेंट जिसका नंबर ऑफ रो 1 हो और नंबर ऑफ कॉलम 2 हो। तो 1 2 कौन सा एलिमेंट हो गया, यही ना है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, यही है एलिमेंट 1 2। इसका कोफैक्टर्स निकालना है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1 2। 1 2 का मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, उसका बताना है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स को हम लोग ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से बताए थे। तो कितना वैल्यू आएगा इसका कोफैक्टर्स का, इसके कॉलम रो को हटाओ, है ना, बताए थे, इसके कॉलम रो को हटाओ, जो बच गया उसको लिखो 6 4 1 -7, डिटर्मिनांट के फॉर्म में इसको लिखो और यहाँ -1 का पावर दे दो। कितना पावर देना है, जितना इसका पोजीशन है 1 2, मतलब 1 + 2, 1 और 2 को जोड़ के जितना आएगा उतना पावर -1 का पावर दे दो। ठीक है, तो -1 का पावर 3 -1 हो गया, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये तो पता ही है, जैसे थे 42 -42 माइनस कितना आ गया -1 × -46 +46, वो फैक्टर्स निकल गया। अच्छा, अगर इसी में हम माइनर्स पूछते, मान लो माइनर्स ऑफ एलिमेंट 1 2, इसको माइनर्स कहते हैं, M फॉर माइनर्स। अगर एलिमेंट 1 2 का ही माइनर्स पूछता तो क्या आंसर आता, माइनर्स में भी कॉलम रो को हटाते हैं और यही लिखते हैं 6 4 1 -7, बस ये -1 वाला फॉर्म नहीं लिखते हैं। वो फैक्टर्स में -1 का पावर जो पोजीशन होता है उसको ऐड करके लिखते हैं, लेकिन माइनर्स में बस कॉलम रो को हटाओ और ये जो 4 एलिमेंट आया इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू बता दो सीधा। तो कितना आ जाएगा माइनर्स में, 42 -42 -4 -46, मतलब -46 है। ठीक है, बता चुके हैं माइनस को फैक्टर्स, वही एक एग्जांपल हम करवा दिए हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, इसमें भी हमको बताना है माइनर्स और को फैक्टर्स, लेकिन यहाँ सारे एलिमेंट का बताना है, तो कोई बात नहीं, 1 2 हम बता देते हैं, अपने तुमको समझ में आ जाएगा, है ना। इसका जैसे माइनर्स बताना है सारे एलिमेंट का, तो पहले हमको 5 का माइनर्स बताओ। 5 का मतलब हो गया ना, इसका अगर माइनर्स बताना है तो एलिमेंट ये कौन सा है 1 1, तो माइनर्स ऑफ एलिमेंट 1 1, 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 5 को हम क्या कह सकते हैं A11, 5 को हम एलिमेंट के रूप में कह सकते हैं A11। और इसका हमको माइनर्स बताना है, माइनर्स का मतलब M बताना है, किस एलिमेंट का 1 1 पोजीशन वाले एलिमेंट का। तो माइनर्स क्या होता है जरा बताओ तो, हम बताए थे ना, कॉलम रो को हटा दो
और जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो कॉलम रो को हटाएंगे तो सिर्फ 3 बचेगा, सीधे 3 ही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 2/2 में ऐसे ही लिखाता है, क्या बोले, इसका निकालना है माइनस, तो कॉलम रो को हटाएंगे 3 बचा, सीधे 3 आंसर लिख देना। अगर इसी एलिमेंट का लिखना होता कोफैक्टर्स को भी बताए थे ना, ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एलिमेंट का पोजीशन है 1 1, तो इसका कोफैक्टर्स को लिखेंगे A11, है ना। इसके कोफैक्टर्स को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, और 1 1 का मतलब ऐसा एलिमेंट जो 1 1 पोजीशन पे हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इसका बताना है कोफैक्टर्स में क्या करते हैं, कॉलम रो को हटाते हैं, जो बचता है उसको लिखते हैं, लेकिन -1 का पावर भी लिखते हैं। कितना पावर लिखेंगे, 1 + 1 2, -1 का पावर 2 तो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 ही आंसर आया। ठीक उसी प्रकार अगर -10 के बारे में लिखना होता तो सबसे पहले ये बताओ कि -10 का पोजीशन कौन सा है। इसका पोजीशन है ना 1 2, फर्स्ट रो, इसको हम एलिमेंट के रूप में A12 कह सकते हैं, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। अब -10 के लिए हमको बताना है माइनर्स ऑफ एलिमेंट 1 2, ये बताना है। इसका माइनस निकालो, कॉलम रो को हटाओ, सिर्फ 0 बचेगा, 0 आंसर। और इसी एलिमेंट का अगर कोफैक्टर्स निकालना होता है एलिमेंट ऑफ 1 2 का कोफैक्टर्स, तो कॉलम रो को हटाओ, 0 बचेगा, और -1 का पावर कितना लिखते हैं, 1 2 पोजीशन पे है, तो 1 + 2 3, -1 का पावर 3 -1, वैसे तो 0 है, आंसर तो 0 ही आएगा, लेकिन फॉर्म हम बताए हैं लिखते कैसे हैं, ठीक है। अब जैसे इसके लिए बताओ, इस 0 के लिए माइनस क्या होगा, इसका पोजीशन कौन सा है, 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इस एलिमेंट का नाम है 2 1, पोजीशन इसका है A21, ठीक है, A21 एलिमेंट है, उसका पोजीशन है 2 1। इसका माइनस क्या होगा, इसका माइनस, कॉलम रो को हटाओ, जो बचेगा उसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो यहाँ तो एक ही एलिमेंट बच रहा है, तो जब एक एलिमेंट बचता है तो उसको सीधे लिख देते हैं। माइनस में कॉलम रो को हटाएंगे तो जो बचेगा सीधे लिख देंगे, वही 2/2 ऑर्डर में ऐसे ही लिखते हैं। और इसका कोफैक्टर्स, तो जब कॉलम रो को हटाएंगे तो -10 तो लिखेंगे ही, डिटर्मिनेंट वैल्यू एक एलिमेंट का नहीं निकलता है, वो तो सीधे लिखा जाता है। और -1 का पावर 2 + 1 3, -1 का पावर 3 -1 इंटू -10, कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो फिर से बताना 3 के लिए, 3 कौन सा एलिमेंट है, A22, इसका पहले निकालेंगे माइनस, चलो माइनस ऑफ एलिमेंट 2 2, माइनस में क्या करते हैं, कॉलम रो को हटाते हैं तो सिर्फ 5 बचा, 5 का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो वो तो 5 ही लिखते हैं, यही आंसर। और इसी का अगर कोफैक्टर्स निकालना होता तो इसके कॉलम रो को हटाते 5 लिखते, डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ 5 तो वो तो 5 ही आता है, और इसका -1 का पावर 2 + 2 4, -1 का पावर 4 तो 1 ही हो गया, 1 × 5, ठीक है। तो 2/2 में तो सीधे लिखा जाता है। और 3/3 में क्या हो रहा था, जैसे A12 इस एलिमेंट का हम लिख रहे थे कोफैक्टर्स, तो कॉलम रो को हटा रहे थे, ये 4 एलिमेंट बच रहा था, तो चारों का निकालते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू, लेकिन उसमें तो एक ही एलिमेंट बच रहा था, जैसे 5 का निकाले थे तो कॉलम रो को हटाएंगे तो एक ही एलिमेंट बच रहा था, तो यहाँ तो सीधे लिखा जाएगा, कोफैक्टर्स में -1 वाला भी फॉर्म लिखाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट दिस फॉर्म, इसका वैल्यू निकालना है। इसको सीधे वैल्यू निकाल दो, सीधे वैल्यू कैसे निकालते हैं बताए थे ना, 1 लिखो, हम रो 1 के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं, ठीक है। तुम किसी भी रो के रिस्पेक्ट में या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में बनाओगे आंसर सेम ही आएगा, तो हम विथ रिस्पेक्ट टू रो 1 ही करते हैं, रो 1। तो सबसे पहले वो रो 1 का पहला एलिमेंट बताओ, 1 लिख दो, फिर -1 का पावर कितना लिखाता है, इसका रैंक है 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 कितना होता है 2, वो लिख देना है। फिर इसके कॉलम रो को हटाएंगे तो ये 4 फॉर्म आएगा, 7 2 2 3, इसका निकालना है बाद में डिटर्मिनेंट वैल्यू। फिर सेकेंड एलिमेंट लिखेंगे 5, फिर -1 का पावर कितना लिखेंगे, इसका रैंक है 1 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 2 का मतलब 1 + 2 करेंगे 3, फिर इसके कॉलम रो को हटाएंगे तो बचेगा दिस फॉर्म 6 1 2 3, इसके कॉलम रो को हटाएंगे तो ये चारों बचेगा, लिख दिए। फिर तीसरा एलिमेंट 7 लिखेंगे, फिर -1 का पावर देंगे, इसका रैंक क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 3,
1 + 3 4। ठीक है, अब इसके कॉलम रो को हटाएंगे तो ये 4 एलिमेंट जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देना है। अब इसको सॉल्व करना है। -1 का पावर 2 तो 1 ही होता है, और यहाँ कितना हो गया 7 × 21 21 - 4 21 - 4। -1 का पावर 3 -1 × 5 -5। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। 18 - 2 7 × -1 का पावर 4 तो वो तो 1 ही हो जाएगा, 1 × 7 7, और यहाँ आएगा 12 - 7। कितना हो गया 17। यहाँ 16 5 × 80, यहाँ 35। ठीक है, 12 में से 7 गया तो 5 × 7 30। अब इसको जोड़ो। 35 5 40 10 50 तो 52 52 - 80, इस दोनों को जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब देखो तो कैलकुलेशन करो तो 60 70 80 -20। ठीक है, तो इसमें जो -1 वाला काम करते हैं ये ना करके हम याद भी कर सकते हैं कि जब जब ये एलिमेंट का हम लोग को फैक्टर्स लेंगे तो एक माइनस एक्स्ट्रा लगा देंगे। ये 4 एलिमेंट को याद ही कर जाओ। ये 4 पोजीशन का जो एलिमेंट होता है वो जब भी एलिमेंट के रूप में आता है तो -1 का पावर ऑड नंबर आता है, जिसके कारण एक माइनस बाहर निकल जाता है। हम क्या बोलना है, ध्यान देना। हम ये कह रहे हैं कि इसको जो इतना लेंदी किए हैं क्वेश्चन को, सीधे लिखते 1, फिर इसके कॉलम रो को हटाते, ये 4 एलिमेंट बचता, यही मल्टीप्लाई कर दो 7 × 21 -4। ठीक है, फिर सेकेंड एलिमेंट में माइनस लगाते, क्योंकि 5 में -1 का पावर 3 माइनस आ गया ना। तो यही सब एलिमेंट जब भी यूज होगा ना, उसका जब कोफैक्टर्स निकालेंगे तो वहीं पे सिर्फ -1 एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, तो इसको याद ही करेंगे कि यहाँ माइनस लगेगा, और 5 के फिर कॉलम रो को हटाते, ये 4 एलिमेंट बचता है, तो सीधे लिखते 18 18 - 2 है ना, 18 - 2। और थर्ड एलिमेंट जो 7 है इसमें प्लस लगा दिए हैं, देख लो। इसके कॉलम रो को हटाए हैं तो ये 4 बचा है, 12 - 7। ठीक है, तो ये एलिमेंट आया है तो इसके आगे माइनस लगाए हैं, बाकी के आगे प्लस लगाए हैं। अगर हम कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में लिखते तो इसमें माइनस लगाते, बाकी में प्लस। कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में तो इस तरह में लगाते माइनस आगे और बाकी में प्लस लगाते, है ना। जैसे यहाँ 5 के आगे माइनस लग गया था, वैसे ही अगर कॉलम 2 में जाते तो 5 के आगे भी माइनस लिखते और 2 के आगे भी माइनस लिखते। ठीक है, तो हम याद भी कर सकते हैं ताकि -1 का पावर हमको बार बार देना नहीं पड़े। ठीक है, आगे देखेंगे ही, और इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वही फॉर्म आएगा, देख लो एकदम सेम फॉर्म है। फिर से इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा ही फॉर्म दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब यहां देखो प्रॉपर्टी लिखवाए थे, अब यूजिंग प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करना है। तो यूजिंग प्रॉपर्टी का मतलब हम क्या बताए थे, जब भी हम लोग 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैल्यू सॉल्व करते हैं तो किसी एक लाइन में या किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में डबल जीरो लाना जरूरी होता है। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले कि किस लाइन में, किस रो या कॉलम में सारा एलिमेंट इक्वल है। यहाँ देखो तो ये तीनों एलिमेंट इक्वल है। तो हम प्रॉपर्टी में बताए थे ना कि किसी भी रो में हम दूसरे रो को घटा सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं आता है। रो 1 में से अगर रो 2 घटाएंगे, बस ये दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ R1 लिखे हैं तो यहाँ भी R1 लिखना ही है। यहाँ तुम R2 लिखो प्लस में या माइनस में, या 2 × R2 या 3 × R2, कुछ भी कॉफिशिएंट, उससे अंतर नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी में बता चुके हैं क्लास सेकेंड क्लास में। तो R1 में R1 - R2 हम कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का मतलब हम बता चुके हैं, क्वेश्चन भी बताए थे पिछले क्लास में। जस्ट पिछला क्लास का क्वेश्चन सब देख लेना, थोड़ा समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर्टी का मतलब तुमको डबल जीरो लाना है। 3/3 ऑर्डर का जब भी होगा डिटर्मिनेंट तो प्रॉपर्टी की हेल्प से तभी सॉल्व कर सकते हैं जब किसी एक रो या एक कॉलम में 2 एलिमेंट का वैल्यू 0 हो जाए। कैसे 0 होगा, यूजिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से। और प्रॉपर्टी में सबसे अधिक काम का यही होता है, किसी रो में से किसी रो को जोड़ना, घटाना, कुछ कॉफिशिएंट के साथ। कॉलम में भी काम कर सकते हैं, रो वाइज भी काम कर सकते हैं। अभी हम रो 1 में से रो 2 घटा रहे हैं क्योंकि यहाँ एलिमेंट हमको सेम दिखा है। तो जब रो 1 में से रो 2 घटाएंगे सामने सामने तो 1 - 1 0, a - b और bc - c है।
ठीक है, तो रो 1 में से रो 2 घटा दिए हैं सामने सामने, देख लो। फिर एक काम और करें, रो 2 की जगह लिख दें रो 2 माइनस रो 3, ये रो 2 है, ये रो 3 है, तो रो 2 में से रो 3 घटाओ, 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी ए माइनस ए बी। ठीक है, रो 1 की जगह लिख दिए हैं रो 1 माइनस रो 2, और रो 2 की जगह लिख दिए हैं रो 2 माइनस रो 3, सामने सामने माइनस कर। अब देखो तो डबल जीरो आ गया, एक कॉलम या एक रो में डबल जीरो लाना जरूरी है यहाँ। और हम बताए थे ना कि इस एलिमेंट का जब भी यूज करते हैं तो आगे लिख देते हैं माइनस। तो इसको अब हम कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम 1। ठीक है, कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग, वो तो 0 ही होगा। फिर यहाँ पे लगाते हैं ना -0, इसके कॉलम रो को हटाएंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेगा, लिख के कोई फायदा नहीं है, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 ही होता है। फिर ये इसमें लगेगा +1, ये हम तुमको याद ही करने के लिए बोल दिए हैं कि यहाँ +1 -1 का पावर बार देंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा, तो याद ही कर जाओ कि ये एलिमेंट जब लेते हैं तो आगे प्लस लगाते हैं, ये माइनस लगाते हैं, ये प्लस लगाते हैं। कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में यहाँ लगेगा माइनस, कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में अगर बनाते तो इसके आगे लगाते माइनस, और कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में बनाते तो इसके आगे लगता माइनस। इसको याद ही कर जाना है, ये 4 एलिमेंट में जब भी हम लोग यूज करते हैं उसके आगे माइनस लगाते। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0। अब 1 के साथ इसके कॉलम और रो को, रो और कॉलम को हटाओ, ये 4 एलिमेंट बचेगा। और अगर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो मल्टीप्लाई कर भी दो एक ही बार में, इसके रो और कॉलम को हटाएंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेगा। अब बाद में क्या करते हैं, ये 4 एलिमेंट में इससे इसमें मल्टीप्लाई, इससे इसमें मल्टीप्लाई, माइनस इससे इसमें मल्टीप्लाई, बी सी माइनस, है ना, इससे इसमें मल्ट कर दिए हैं मल्टीप्लाई, माइनस इससे इसमें मल्टीप्लाई 1 के लिए। ठीक है, जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व किए हैं। यहाँ 1 a माइनस बी, अच्छा यहाँ से अगर हम a कॉमन ले लें तो आएगा ना c माइनस बी, a हम कॉमन लेंगे तो c माइनस, ये है b माइनस सी, यहाँ से हम c कॉमन ले लें तो b माइनस a। कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में, ध्यान देना हम क्या कह रहे हैं, ये है a माइनस बी। अच्छा, यहाँ a की जगह अगर हम माइनस भी कॉमन ले लें, इसमें से एक माइनस हम कॉमन ले लिए हैं, देख लो यहाँ माइनस, इस दोनों में से माइनस कॉमन लिए हैं तो c माइनस बी क्या बन जाएगा, b माइनस सी, ताकि b माइनस सी सेम दिखे हमको तो कॉमन लेने में हमको आसानी होगा, है ना, समझाने में तुम लोग को आसानी होगा। इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे, चलो माइनस यहाँ लिख देते हैं c के साथ, तो माइनस कॉमन लेंगे तो लिखा गया a माइनस बी। अब हम कॉमन अगर निकालेंगे यहाँ से a माइनस बी और यहाँ से भी a माइनस बी, ये कॉमन है दोनों में, अब b माइनस सी भी दोनों में कॉमन है, देख लो b माइनस सी दोनों में कॉमन है और a माइनस बी दोनों में कॉमन, a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन ले ली, तो क्या बच गया माइनस a और माइनस माइनस प्लस सी, तो कितना आंसर आ गया, a माइनस बी, b माइनस सी, t माइनस a। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब इसको बनाना है यूजिंग प्रॉपर्टी, फिर से लाएंगे किसी एक लाइन में डबल जीरो लाने से पहले क्या सोचते हैं, किसी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में डबल जीरो कैसे लाएं, अगर सेम एलिमेंट दिखाई दे दे तब तो बहुत खुशी का बात है, सीधे इसमें से ये माइनस करेंगे 1 माइनस 1 फिर से 0 आएगा, फिर रो 2 में से रो 3 घटाएंगे 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो जब एलिमेंट सेम होता है ना किसी एक लाइन में, रो वाइज या कॉलम वाइज, तो बनाना बहुत आसान होता है, सीधा माइनस कर देते हैं। तो फिर से वैसा ही कुछ काम करेंगे, ध्यान देना, R1 की जगह लिखेंगे R1 माइनस R2, इस R1 में से R2 घटाओ, 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, और इसमें से ये घटाओ a स्क्वायर माइनस बी सी में से ये घटाओ, तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, माइनस का काम करेंगे, इसमें से ये माइनस किए हैं तो दोनों में माइनस करना है, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी। ठीक है, इतना माइनस इतना, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी लिख दिए। अब एक काम करें, एक काम इसी में कर देते हैं साथ में ही, R2 के जगह पे लिख देंगे R2 माइनस R3, ये R2 है, इसमें से R3 माइनस करो तो 1 माइनस 1 0,
बी माइनस सी, और इसमें से ये घटाएंगे बी स्क्वायर माइनस ए सी में से ये घटाएंगे तो माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी, 1c सी स्क्वायर माइनस ए बी। डबल जीरो आ गया, इधर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक काम करेंगे ना, थोड़ा हमको देखने में आसान लगेगा, ध्यान देना हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखो तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इस फॉर्म को देखो ध्यान से और इस फॉर्म को देखो, क्या हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं? अच्छा पहले हम सिंपली लिखते हैं, चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक जगह लिख दिए हैं और प्लस ए सी माइनस बी सी को एक जगह आराम से ही बनाते हैं, ठीक है, ध्यान देते रहना। 0 बी माइनस सी, यहाँ पे भी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को एक जगह लिख दिए हैं, और जो बच गया दो फॉर्म, प्लस ए बी बचा हुआ है और माइनस ए सी बचा हुआ है, इसको एक जगह लिख दिए, 1c सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो पहले हम इसको सीधे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इस बार थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, ध्यान देते रहना। 0 a माइनस बी, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दिए हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इस दोनों में से कॉमन हम क्या लेंगे, c लेते हैं, तो a माइनस बी बचेगा, है ना, प्लस c कॉमन ले लिए तो a माइनस बी बचेगा। 0 b माइनस सी, वही काम यहाँ भी करो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को लिखेंगे b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और यहाँ पे हम प्लस a कॉमन ले लिए हैं, a कॉमन लिए हैं तो बचा b माइनस 1c सी स्क्वायर माइनस, ठीक है। ये सब एक साथ है, ये सब है ना एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है, बनाया जाए। अब देखो तो थोड़ा सा इसको और थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा इस दोनों में से a माइनस बी कॉमन ले लें, अगर हम a माइनस बी कॉमन लेंगे दोनों में से तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ 0 है, यहाँ b माइनस सी है, और इस दोनों में से अगर हम b माइनस सी कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, b प्लस सी प्लस a, b माइनस सी कॉमन ले लिए तो b प्लस सी प्लस a बचा, 1c सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग तो 0 ही होता है, तो 0 मल्टीप्लाई ए माइनस बी हम मान सकते हैं कि नहीं, 0 के पास सारा एलिमेंट है फैक्टर्स के रूप में, तो 0 लिखो या 0 मल्टीप्लाई ए माइनस बी लिखो, बात बराबर है। ये बस हम ये समझा रहे हैं कि इस तीनों में से हम ए माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 0 के पास ए माइनस बी मल्टीप्लाई है ही, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग तो 0 ही ना होता है, तो हम मान सकते हैं इसके पास भी ए माइनस बी फैक्टर है, इसके पास भी ए माइनस बी फैक्टर है, और इसके पास भी ए माइनस बी फैक्टर है, तो कॉमन ले लो। हम इसमें से ए माइनस बी कॉमन ले लिए, ठीक है, तो क्या बच जाएगा 0 1 a प्लस बी प्लस सी, और इसमें से हम कॉमन लेंगे अभी b माइनस सी, तो इंटू नीचे लिख देते हैं इंटू बी माइनस सी। अब इसमें से b माइनस सी कॉमन लिए हैं तो यहाँ 0 बचा, यहाँ 1 बचा, और यहाँ बच गया b प्लस सी प्लस ए, ठीक है, और यहाँ बच गया 1c सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसको इवेल्युएट करें, बनाएं, 2 0 आ चुका है, लेकिन एक चीज गौर कर रहे हो, 2 लाइन सेम आ गया, रो 1 और रो 2 इक्वल है, सेम चीज है। जब 2 लाइन 2 रो या 2 कॉलम सेम दिखे, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना आ गया, क्योंकि रो 1 रो 2 सेम दिख रहा है, तो जब भी 2 लाइन चाहे 2 रो हो या 2 कॉलम हो, अगर सेम दिखे, आइडेंटिकल दिखे, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ही होता है। सीधे आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 5वां का ही है, 5 का 3, कैसे बनाया जाए, कैसे बनाएंगे बताओ। तो अभी तक इसके पहले जो भी क्वेश्चन आया था उसमें तो एक लाइन में तीनों का तीनों एलिमेंट जो था वो सेम था, यहाँ भी देख लो तीनों एलिमेंट सेम था, तो सीधे माइनस किए थे तो 0 0 आ गया था, R1 में से R2 घटाए थे, और फिर R2 में से R3 घटाए थे, 0 0 एक ही बार में आ गया। जब सेम होता है तभी ना 0 0 लाना आसान होता है। यहाँ सेम है क्या किसी एक लाइन में,
3 का 3 एलिमेंट सेम नहीं ना है। तो सबसे पहले दिमाग लगाना डबल जीरो लाने से पहले कि हम एलिमेंट को सेम कैसे करें, है ना, एलिमेंट को हम सेम कैसे करें, एक लाइन के तीनों एलिमेंट को सेम कैसे करें। अगर वो संभव है तो वो संभव कर दो, असंभव नहीं है तब तो बाद में देखा जाएगा, है ना। पहले हमेशा दिमाग लगाना कि किसी एक रो या एक कॉलम में तीनों का तीनों एलिमेंट सेम दिखना चाहिए। तो क्या एक काम कर सकते हैं, देखो तो कॉलम 1 की जगह लिख सकते हैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ये कॉलम 1 है तो ये कॉलम 1 ही होना चाहिए, आगे तुम कुछ भी जोड़ सकते हो कॉलम, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉलम 1 में अगर कॉलम 2 कॉलम 3 को हम जोड़ दें, कॉलम 1 में कॉलम 2 कॉलम 3 जोड़ो तो कितना आता है, देखो तो इस कॉलम 1 में कॉलम 2 कॉलम 3 जोड़ो, मतलब सामने सामने तीनों को जोड़ दो। इस तीनों को जोड़ेंगे 3x प्लस लैम्डा, इस तीनों को जोड़ेंगे फिर से 3x प्लस लैम्डा, और इस तीनों को जोड़ेंगे फिर से 3x प्लस लैम्डा। ठीक है, तो कॉलम 1 में कॉलम 2 कॉलम 3 सामने सामने हम जोड़ दिए, सेम आ गया। इसको मन है तो बाहर भी निकाल सकते हो। 3x प्लस लैम्डा हम कॉमन ले लिए, डिटरमिनेंट में किसी एक लाइन से कॉमन आता है तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 × 1, है ना, जिसका मल्टीप्लाई कुछ नहीं उसका मल्टीप्लाई 1 बच जाता, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ x प्लस लैम्डा x। ठीक है, अब सॉल्व करो। अब सीधे भी सॉल्व कर सकते हो, रो 1 की जगह लिख दें रो 1 माइनस रो 2। रो 1 में से रो 2 घटाओ, 1 माइनस 1 0, इतना में से ये घटाएंगे तो बचेगा माइनस लेमडा, x माइनस एक्स कट जाएगा, माइनस लेमडा बच जाएगा, x माइनस एक्स 0। डबल जीरो तो अभी ही आ गया, लेकिन मेरा मन है थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, तो रो 2 की जगह भी लिख लें रो 2 माइनस रो 3। वैसे एक लाइन में अगर डबल जीरो आ गया इसका मतलब तुम उसको एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, रो 2 में से भी रो 3 माइनस कर ही देते हैं और आसान हो जाएगा। तो रो 2 में से जब रो 3 घटाएंगे तो 1 माइनस 1 0, इसमें से ये घटाएंगे तो बचेगा लेमडा, इसमें से ये घटाएंगे तो बचेगा माइनस लेमडा। अब इसको सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट, 3x प्लस लेमडा सॉल्व किया जाए तो चलो हम रो 1 के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला एलिमेंट 0 है, सेकेंड एलिमेंट में लग जाता है ना माइनस, तो इस एलिमेंट में ये चारों एलिमेंट जब भी यूज पड़ता है इसमें लगता है माइनस, तो एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग तो 0 होता है। फिर सेकेंड एलिमेंट में लगाते हैं यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस लेमडा हो गया। तो इसके कॉलम रो को हटाएंगे, इतना मल्टीप्लाई इतना करेंगे, है ना, क्या क्या बचेगा, चलो लिख ही देते हैं पूरा का पूरा। इसके लिए कॉलम रो को हटाएंगे तो 0 1, है ना, 0 1 माइनस लेमडा और x प्लस लेमडा, है ना। इसके लिए कॉलम रो को हटाए हैं, ये चारों एलिमेंट लिख दिए। फिर तीसरा एलिमेंट 0 है, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग, है ना, ये चारों बचेगा, लेकिन 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग तो 0 ही होगा। कितना आंसर आया देखो तो, लेमडा, ठीक है, यहाँ 0 इंटू दिस 0 माइनस माइनस लेमडा, बीच में माइनस फिर माइनस लेमडा, तो माइनस माइनस प्लस लेमडा हो जाएगा, है ना, ये 0 हो गया, फिर बीच में माइनस और एक इसका माइनस लेमडा इंटू 1, तो माइनस माइनस प्लस लेमडा हो जाएगा। ये हो गया लेमडा स्क्वायर, इसको हम बाहर कर दिए हैं, और 3x प्लस लेमडा। ठीक है, बन गया आसानी से। ऐसे ही आगे भी सॉल्व करके देखना है खुद से, अब ये बनता है कि नहीं क्वेश्चन सब। ठीक है, केस में जो भी अभी बता रहे हैं उसी टाइप का क्वेश्चन 5 तक बना के देखो, फिर दिक्कत होगा फिर अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।